नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग नया सीरीज शुरू करते हैं, ये आधुनिक काल हिंदी साहित्य का। क्योंकि ये देखिए केवीएस टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ के लिए, मतलब ये हिंदी लिटरेचर है और ये टीजीटी पीजीटी अदर भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, और केवीएस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल इसका काव्य खंड है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य के इतिहास से ये सारे मैटर लिए गए, क्योंकि सबसे प्रामाणिक इन्हीं का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास किताब है। चलिए, रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ संवत 1900 से, मतलब जो ईस्वी में है 1843 ईस्वी से मानते हैं। प्रकरण पुरानी धारा संवत 1900 से 1925। इस प्रकरण में रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी परिपाटी में लिख रहे आधुनिक कालीन कवियों का उल्लेख किया है। पुरानी परिपाटी की कविता से आशय ब्रज भाषा काव्य परंपरा से है। इस प्रकरण में पुरानी परिपाटी के दो प्रकार के कवियों का उल्लेख किया गया है। वे कवि जो केवल पुरानी परिपाटी की कविताएं लिखते थे, वे जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योगदान दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। पुरानी धारा के अंतर्गत पहले प्रकार वर्ग के कवियों में निम्न कवियों का वर्णन किया गया है। देखिए इसमें कौन कौन है। सेवक, महाराज रघुराज सिंह, रीवा नरेश, सरदार बाबा रघुनाथ दास, राम सनेही, ललित किशोरी, राजा लक्ष्मण सिंह लच्छीराम, ये जो ब्रह्मभट्ट के नाम से जाने जाते हैं, और गोविंद गिल्ला भाई और नवनीत चौबे। दूसरे प्रकार वर्ग के कवियों में निम्न कवियों का वर्णन हुआ है। कौन कौन से हैं इसमें देखिए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित अंबिका व्यास दत्त, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाबू राम कृष्ण वर्मा बलवीर, और लाल सीताराम, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पुड़, और श्री दुलारे लाल जी भार्गव। इतने लोगों का दूसरे प्रकार के वर्ग में वर्णन है। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के कवियों में नाथुराम शंकर शर्मा, लाला भगवान दीन और पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही के नाम का उल्लेख पर किया है। पुरानी धारा के काव्य संबंध में शुक्ल जी ने लिखा है कि गद्य के आविर्भाव और विकास काल से लेकर अब तक कविता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भक्तिकाल और रीतिकाल के भीतर हुआ है। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक ये चरित काव्यों, अलंकार और नायिका भेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार और वीर रस के कवित्व सवयवों और दोहों का रचना बराबर होती आ रही है। ब्रजभाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। बाबा रघुनाथ दास राज सनेही के संबंध में लिखा है कि ये अयोध्या के साथ साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में क्या इन्होंने लिखा है कि ये हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में से हैं। इनकी ब्रजभाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी बाड़ी से टपक पड़ती है। मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवाद के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर है। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में देखिए क्या इन्होंने लिखा है। इनकी कविता बड़े पुराने कवियों की टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र बहुत कम देखा जाता है। भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। ये साहित्य तथा ब्रज भाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। वियोगी हरि के बारे में देखिए क्या इन्होंने लिखा है कि ब्रज भूमि, ब्रज भाषा और ब्रजपति के अनन्य उपासक हैं। ऐसी रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने अधिकतर पुराने कृष्ण भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत रसीले तथा भक्तिभावपूर्ण पदों की रचना की, जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी बलिहारी हैं। अन्य में देखिए गोविंद गिल्ला भाई की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ब्रजभाषा कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों की टक्कर होती थी। मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र समस्या पूर्ति और पुराने ढंग से श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। पपीहा जब पूछिए पीऊ कहा की अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी। ठाकुर साहब जगमोहन ठाकुर ने कवित्व सवयों में मेघदूत की भी बहुत सरल अनुवाद किया है। कवि दुलारे लाल जी भार्गव को आचार्य शुक्ल ने कवित्तर बिहारी लाल की परंपरा का वर्तमान प्रतिनिधि कवि कहा है। कुछ दोहों में देशभक्ति, अछूतो द्वार, राष्ट्रीय आंदोलन की भावना का अनूठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने सांचे में नया मसाला डालने की अच्छी कला दिखाई है। आधुनिक काव्य क्षेत्र में दुलारे लाल जी ने ब्रज भाषा काव्य चमत्कार पद्धति एक प्रकार से पुनरुद्धार किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
अब देखिए प्रकरण 2 में नया धारा प्रथम उत्थान सनवत 1925 से 1950 के बीच में क्या है। इसमें नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास उपाध्याय, बद्रीनाथ चौधरी आदि को ले सकते हैं। इस प्रकरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके मंडल के सहयोगी सेवकों, उनके काव्य लेखन तथा कविता में उनके योगदान की चर्चा की गई है। देखिए क्या क्या है इसमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया। एक मिनट। देखिए देश का ये नए विषयों की ओर लगाया। उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इस रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। अब देखिए नेक्स्ट इसका हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या क्या। साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलम्बन सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खचोट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। इस नई धारा की कविता के भीतर जिस नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले। काल चक्र के फिर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य अपनी भूमि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही अपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और असक्त रहता है। ब्रज भाषा संबंधी सुधारों में भारतेंदु की भूमिका को लेकर प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने लिखा है। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कवित्व और सवयों में बराबर लाए जाते थे। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। अब देखिए इसके बाद बहुत से शब्द तो प्राकृतिक और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। चक्कव, भुआल, ठायो, दीह, ऊनो, लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रजभाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था, यह शब्दों के तोड़ मड़ोड़ और गढ़ंत के शब्दों का प्रयोग था। ये देखिए इंटरव्यू के लिए ये सारे डिटेल इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपनी रसीले सवये में जहाँ तक हो सका बोलचाल की ब्रज भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में ही उनके सवये चारों ओर सुनाई देने लगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें उस कविता के स्वरूप में कैसे परिवर्तन आया। ये शुक्ल के अनुसार प्रथम उत्थान के भीतर काव्यगत विशेषता, ये जो विषयों के विस्तार के साथ ही कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। विषयों की अनुरूपता के साथ साथ इसके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध को भी की जो प्रणाली चली आती थी, उसमें कुछ भिन्न प्रणाली का अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था। या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे देखिए पद्मावत जायसी है, रामचरितमानस तुलसीदास का, रामचंद्रिका, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, श्री रहरण, चीरहरण लीला इत्यादि, अथवा विवाह, मृग्या, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर वस्तु, ये जो वर्णनात्मक प्रबंध, ये जो है अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडम्बना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भाव की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों और निबंधों की चाल न थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति वैचित्र के साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ प्रभाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट होने लगी। अब भारतेंदु के बारे में देखिए कि भारतेंदु जी ने क्या क्या। नवीन धारा के बीच भारतेंदु की बाड़ी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दूसरा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की मार्मिक व्यंजना है। वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भाव का संचार पाया जाता है। भारतेंदु जी ने कवि समाज भी स्थापित किए थे, जिनमें समस्या पूर्ति बराबर हुआ करती थी। भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्व सवये बड़े
ही सरस मर्मस्पर्शी होते थे। भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता था। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरा पालन के रूप में हैं। गद्य को जिस परिणाम में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिणाम में पद्य को नहीं। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। उसके बाद देखिए देश दशा अतीत, ये जो अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई हैं अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए। ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। देखिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद इन लोग के सारे ऊपर जो जितने भी लेखक थे उनका सारा डिटेल है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन है, इन लोग के बारे में है। उसके बाद इन लोग का सारा डिटेल है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।